हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ अपने एक सब्सक्राइबर पिकाचू को, जिसने हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की है। तो बिग शाउट आउट टू पिकाचू, जो अब हमारे चैनल के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। कासल में वापस आकर दोनों ने अपने हालिया अनुभव साझा किए। एशेस को यह जानकर हैरानी हुई कि रोलैंड वही चोजन वन है जिसे टक्वीरा विचेस ढूंढ रही थी। टिली मजाक करते हुए बोली, या फिर शायद ये इतिहास का पहला मेल विच होगा। रोलैंड ने थोड़ा शोल्डर श्रग किया और बात को वापस मेन टॉपिक पर लाया। जब जोक्स थोड़ी रुक गई थी, उसने समझाया कि ये चोजन वन का टर्म सिर्फ टाकिरा विचेस का एक फ्रेज है और उनके इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिक्स और कैसे काम करता है, इस पर लीडर के साथ और बात करना जरूरी है। पर उससे पहले वो टाकिरा विच की कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए एक कैनन एक्सरसाइज करना चाहता था। अपनी पहली बार वेपन्स देखने का जिक्र करते हुए उसने कहा कि यह पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी होगा। रोलैंड ने बताया कि यह एक्सरसाइज पब्लिक के लिए भी ओपन है। उसने अपना फिस्ट क्लेंच्ड किया। सोच रहे थे कि जब शहर के लोग ये पावर देख लेंगे तो वो डीमंस के सामने भी ज्यादा हिम्मत दिखाएंगे। एंड्रिया ने फिर एक आइडिया दिया कि डिमोनिक बीस्ट्स को टारगेट बनाकर एक ज्यादा इंपैक्ट डाला जा सकता है। रोलैंड थोड़ी देर के लिए सोचा और उसके बाद एंड्रिया का आइडिया कंसिडर किया। एंड्रिया का प्रपोजल ज्यादा स्पेक्टिकल दिखाता था और नेवर विंटर के लोगों के लिए सबसे ज्यादा थ्रिलिंग चीज क्या हो सकती थी अगर उनके पुराने दुश्मन डिमोनिक बीस्ट्स को कैनन फायर से मार गिराया जाए। एंड्रिया और आशा ने बीस्ट्स को पकड़ने का ऑफर दिया और इफी भी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वेंडी ने डिमोनिक बीस्ट्स को पकड़ने के डेंजर्स को लेकर चिंता दिखाई। नाइटिंगेल, जो लगता था कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी, ने वेंडी को रियश्योर किया कि अगर वो लीव के कंट्रोल्ड एरिया के अंदर काम करें तो कोई डेंजर नहीं होगा। टिली ने फिर कैनन एक्सरसाइज से पहले एक वार्म अप कंपटीशन का सजेशन दिया। वो 3 टीम्स बनाएंगे और देखेंगे कौन ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स कैप्चर कर पाता है, जिसमें जीतने वाले को 1 महीने का केओस ड्रिंक मिलेगा। टिली क्यूरियस थी देखने के लिए कि ये ड्रिंक सच में आइसक्रीम सैंडविचेस से ज्यादा टेस्टी है या नहीं। उसने ये भी सजेस्ट किया कि फिलिस को भी पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, जो रोलैंड को सरप्राइज कर गया। टिली का मानना था कि इससे फिलिस को रोलैंड के वेपन्स के पीछे की असली पावर समझने का मौका मिलेगा। रोलैंड ने एशेस और दूसरे लोगों के उम्मीद भरे चेहरे देखकर हाँ में जवाब दिया। डिमोनिक बीस्ट्स को हंट करने का प्लान फाइनलाइज करने के बाद सब धीरे धीरे चले गए। इफी सीधा डिप्लोमेटिक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर गई। एक डोर पे रुककर सोच रही थी कि कैसे रोलैंड ने उसे कुछ देर पहले अकेला बात करने को कहा था। रोलैंड ने नरम आवाज में इफी को याद दिलाया कि एनी का नाम उसने पहले ब्लड फॉन्ग ज्वाइन करने से पहले लिया था। इफी ने सिर हिला दिया। थोड़ा कंफ्यूज थी कि रोलैंड इस बात को क्यों ला रहे हैं। रोलैंड ने फिर बताया कि वुल्फहार्ट के विचेस में एक एनी है, जिसका कहानी वैसे ही है जैसे इफी ने अपनी फ्रेंड एनी के बारे में बताया था। इफी की आंखों में हैरानी थी और वो हल्की सी खुशी और गिल्टी महसूस कर रही थी, जैसे कि डर हो कि एनी उसे माफ ना करे। रोलैंड ने इफी को एनी का रूम नंबर दिया और कहा कि अब ये इफी पे है कि वो क्या करे। रोलैंड ने यह सरप्राइज न बनाने का फैसला किया क्योंकि उसे एनी के फीलिंग्स के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। रूम नंबर याद रखते हुए इफी धीरे धीरे डोर के पास गई। उसके कदम थोड़े हेजिटेंट हो गए जब वो डोर के पास पहुंची। एनी के ना माफ करने का डर उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। अगर एनी उसे माफ नहीं करे तो वो क्या करेगी। डोर के पास खड़ी होकर इफी ने नॉक करने में देर की। तभी शैडो फेदर और नाइटफॉल आए। मैं जानती थी तुम ऐसे ही करोगी, शैडो फेदर ने कहा, जबकि नाइटफॉल थोड़ी सी थकी हुई लग रही थी, जैसे वो दौड़ कर आया हो। ऐसा लगता था कि उन्होंने इफी के लिए चिंता की थी। शैडो फेदर और नाइटफॉल, जो इफी और रोलैंड के बीच की बात को सुन चुके थे, मजाक करते हुए बोले कि उन्हें इफी का ध्यान रखना है और अगर रोलैंड इफी को जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करे तो वो डोर लॉक कर देंगे। इफी ने थोड़ी हेल्पलेस स्माइल दी और कहा, शैडो फेदर, तुम इसे ध्यान रखना कहते हो। उनके जोक से इफी को हल्का सा रिलीफ महसूस हुआ। उसने मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों मुझसे हंसने आए हो। शैडो फेदर ने मुस्कुराते हुए शोल्डर श्रग की और कहा, शायद। जब इफी थोड़ा हेजिटेंट थी, शैडो फेदर ने अचानक डोर पर कुछ बार ठोक कर मारी और जल्दी से भाग गई। छोड़ी हुई इफी को थोड़ा शॉक्ड और मजबूर कर दिया कि अब उसे जो कुछ भी हो उससे सामना करना पड़ेगा। शैडो फेदर ने फिर इफी को एडवाइस किया कि बस जो उसके मन में हो वो बोल दे। जैसे ही डोर क्रीक करते हुए खुला, एक लंबी सी विच सामने आई। एनी थी। वक्त जैसे उस पल में रुक गया। एनी, जो अपने सामने वाली लड़की को देख रही थी, अपने पुराने यादों में चली गई और धीरे से पूछा, क्या तुम इफी हो। इफी को ऐसा लगा जैसे वो पास्ट में वापस आ गई हो। एक बार फिर से वो बहलती हुई खोई हुई लड़की बन गई हो। उसके चेहरे पे आंसू भर आए।
यादें दिमाग में ताजा हो गई थीं और अब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और एनी को अपने गले में लगा लिया। पहले इफी धीरे धीरे रोने लगी, फिर जोर जोर से रोने लगी और बार बार एनी से माफी मांग रही थी। एनी पहले तो शॉक में थी। जब उसने डोर खोला तो तुरंत उस विच को नहीं पहचाना जो बाहर खड़ी थी, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा था। जब इफी ने उसे गले लगा लिया रोने और माफी मांगते हुए, तब एनी को समझ आया कि ये वही इफी है। इफी का काबू न पाने वाला रोना देखकर जो भी गुस्सा एनी के दिल में था वो जैसे छुप गया। एनी को याद आया कि इफी कितनी पतली और शर्मिली थी पहले, तो ये कैसे मुमकिन था कि ये छोटी सी शर्मिली लड़की ब्लड फॉन के ऑर्डर्स के सामने खड़ी हो पाई। एनी ने गहरी सांस ली और धीरे से इफी को अपने गले लगा लिया, उसे ये कहकर कि अब वो उसे माफ कर चुकी है। ये सुनते ही इफी थोड़ा कांप गई और ज्यादा रोने लगी। काफी देर बाद उसके इमोशंस थोड़े स्टेबल हुए। जब दूसरे विचेस नजदीक आए तो एनी ने अपनी बाहों में सोई हुई इफी को देखा और फिर एमी और बाकी सबको देखकर कुछ फैसला लिया। उसने सबको बताया कि वो वेंडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है और किंग की सेवा करेगी। सिटी वॉल पर खड़े रोलैंड ने पार्टिसिपेट करने वाले विचेस को देखा। उसने सबको याद दिलाया कि ये डिमोनिक बीस्ट हंट सबसे पहले दोस्ती का है, दूसरा कंपटीशन का, और सबसे जरूरी है सेफ्टी। रूल सिंपल थे, जितने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स को पकड़ पाओ और उन्हें केजेस में डालकर सनसेट से पहले वापस आ जाओ। उसने कठोर आवाज में कहा कि जो भी लीफ के मॉनिटर्ड एरिया के बाहर गया वो डिस्क्वालिफाइड होगा। जब कॉन्टेस्ट शुरू हुआ, लाइटनिंग और मेजी पहली बार उड़ान भरते हुए मिस्टी फॉरेस्ट की तरफ बढ़े। टीम्स में मेजी और लाइटनिंग नेवरविंटर से, एंड्रिया और एशस स्लम्बरिंग आइल से, और एगाथा और फिलिस तकीरा से थे। सभी वॉल से नीचे उतर गए तो टिली ने रोलैंड से पूछा कि उसे क्या लगता है कौन जीतेगा। रोलैंड ने गेस किया कि लाइटनिंग और मेजी को स्पीड के मामले में फायदा हो सकता है, चाहिए वो दूसरे लोगों की तरह कॉम्बैट में उतनी स्ट्रांग ना हो। टिली मुस्कुराते हुए एक बेट लगाने का सजेशन दिया। रोलैंड क्यूरियस हुआ और पूछा, बेट क्या है? टिली ने स्लम्बरिंग आइल की टीम पे बेट लगाई और कहा अगर वो जीती तो रोलैंड को एक फंड सेट करना होगा जिसमें केओस ड्रिंक की रेवेन्यू का आधा हिस्सा उन विचेस को दिया जाए जो सिटी के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। रोलैंड, जिसके पास भी सिमिलर प्लान्स थे, ने जल्दी से एग्री किया और पूछा कि अगर टिली हारी तो? टिली ने सीरियस होकर कहा, तब मैं नेवरविंटर में रहूंगी। रोलैंड ने हैरान होकर उसे देखा और समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रही थी। टिली की आंखों में मिस्चीवस चमक थी और उसने ऐड किया, हो सकता है रोलैंड तुम जीत ना पाओ। नाइटिंगेल, जो मिस्ट से निकल कर आई, रोलैंड के कान में धीरे से बोली कि उसे भी ऐसा ही लगता है। रोलैंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और नाइटिंगेल ने बताया कि एंड्रिया की एबिलिटी इवॉल्व हो गई है। इसी दौरान जंगल में पेड़ हिल रहे थे जब लीफ एनवायरनमेंट के साथ मर्ज होकर पूरी एरिया को मॉनिटर कर रही थी और सबसे कम्युनिकेट कर रही थी। लीफ ने स्लम्बरिंग आइल की टीम को बताया कि 125 मीटर्स दूर उनके लेफ्ट साइड पर एक बोर टाइप डिमोनिक बीस्ट है। एंड्रिया, जो अभी तक रोलैंड के नए मेजरमेंट यूनिट से वाकिफ हो रही थी, अपनी उंगलियों से कैलकुलेशन करने लगी। एशेस ने आंख घुमाई, अपना ग्रेट सोर्ड अपनी पीठ से निकाला और कहा कि उसे ऑलरेडी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे थे। जल्दी ही एक काला सा साया घने जंगल में दिखाई दिया, एक बोर टाइप डिमोनिक बीस्ट जो उनकी तरफ दौड़ रहा था। एंड्रिया ने एशेस से कहा कि वो अटैक ना करे, क्योंकि अगर एशेस एक ही स्ट्राइक करती तो वो तुरंत मर जाता। फिर उसने एक विसल बोर की तरफ फूंकी और इसे अपने तरफ बुलाया। बोर ने अपनी सांस ली और अपनी लाल आंखों के साथ एंड्रिया को देखा जो उसे टॉन्टिंग कर रही थी। बोर ने अपना टारगेट बदला और एंड्रिया की तरफ दौड़ा। एंड्रिया वैसे ही रुकी रही, अपने हाथों को एक्सटेंड करते हुए अपने इंडेक्स फिंगर्स और थंब से डायमंड शेप बनाई। वो देख सकती थी कि बोर बहुत करीब आ रहा था जब अचानक एक ताकतवर हवा का झटका उसके हाथों से निकल कर आया। बोर जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकराता है, हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर गया, अपने हाथ पैर हवा में हिलाते हुए फिर बेहोश हो गया। एंड्रिया मुस्कुराते हुए बोली, एशेस तू इसे ले जा सकती है। एशेस को यह गंदा और मेहनत भरा काम करने का मन नहीं था, लेकिन एंड्रिया ने याद दिलाया कि वो स्लम्बरिंग आइल की टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी और अगर वो हार गई तो एशेस की वजह से लेडी टिली को शायद शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये सुन के एशेस ने मैटर को ज्यादा सीरियस लिया, बोर को उठाया और जल्दी से सिटी वॉल के नीचे केज की तरफ भाग गई। जैसे ही एशेस गई, एंड्रिया ने जंगल में ऊपर देखा और लीफ से अगले डिमोनिक बीस्ट की लोकेशन पूछी। लीफ ने एंड्रिया को बताया कि एक और बीस्ट 45 मीटर्स दूर है, लेकिन उसने पूछा अगर एंड्रिया एशेस का इंतजार करेगी। एंड्रिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर डिसाइड किया कि इंतजार करना ज्यादा स्लो होगा और लीफ से कहा कि वो अकेली ही हैंडल कर सकती है। उसने 45 मीटर्स की दूरी कैलकुलेट की और भाग कर चली।
लीफ से कहा कि बाद में एशेस को अपनी लोकेशन बताने के लिए कह देना। इस दौरान ताकिरा टीम में फिलिस ने एगाथा को आगे चलते देखा और माफी मांगते हुए बोला उसे ये नहीं लगता था कि रोलैंड एगाथा को ऐसे किसी एक्टिविटी में शामिल करेगा। एगाथा ने लेकिन इसे परवाह नहीं की। उसे लगा ये अच्छा मौका है थोड़ा एक्सरसाइज करने का। फिलिस को अब भी चिंता थी क्योंकि एगाथा ताकिरा की सबसे यंगेस्ट हाई अवेकेंड विच थी। एगाथा के पीछे चलते हुए फिलिस ने शर्माते हुए कहा कि उन्हें बस कुछ डिमोनिक बीस्ट्स पकड़ लेने चाहिए और दिन भर का काम खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एगाथा ने तुरंत उस आइडिया को नकार दिया। फिलिस हैरानी से बोली लेकिन रोलैंड ने कहा था कि ये कंपटीशन से ज्यादा दोस्ती पे ध्यान देना चाहिए। एगाथा ने अपना सिर हिलाकर कहा हाँ, सबने ये कहा है, लेकिन उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से उनके असली इरादों का पता चल रहा है। दोस्ती की बातें सब कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि कोई भी, चाहे वो हम हैं या कोई और, हारना नहीं चाहता, चाहे कोई इनाम हो या ना हो। एगाथा थोड़ी रुक गई और मुस्कुराते हुए कहा अगर ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंपटीशन होता तो बात अलग होती, लेकिन हम अब ताकिरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? फिलिस ने सिर हिलाकर अग्री किया और एगाथा की फाइटिंग स्पिरिट को महसूस किया। दोनों लीफ के गाइडेंस के साथ तैयार हो गए। तभी एक लंबा, पतला, सफेद बाल वाला फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट तेज रफ्तार में उनकी तरफ आया। एगाथा ने अपनी एबिलिटी से जमीन को फ्रीज किया, फिर अपने हाथ में बर्फ के क्रिस्टल्स बनाए और उन्हें फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट की तरफ डाला। जैसे ही क्रीचर स्लिपरी सरफेस पर स्ट्रगल कर रहा था, एगाथा ने जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे सॉलिड फ्रीज कर दिया। फिलिस ने उसकी फ्लूइड कॉम्बैट स्टाइल को एडमायर किया, जो बिल्कुल ताकिरा के प्रोडिजी की तरह थी। जब फिलिस ने बीस्ट को वापस ले जाने की तैयारी की, एगाथा ने सजेस्ट किया कि वो कुछ और बीस्ट्स पकड़ ले वापस जाने से पहले। फिर दोनों ने और बीस्ट्स की तलाश में दूसरी डायरेक्शन में रुक किया। तब फिलिस को रियलाइज हुआ कि एगाथा सच में कंपटीशन जीतना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद एगाथा की एंथुजियाज्म का रीजन ये था कि वो ताकिरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसे ये भी सोचने का मन हुआ कि एगाथा शायद ताकिरा के सर्वाइवर्स के लिए ज्यादा इंक्लाइंड थी, नेवरविंटर के शहर के बजाय। ये अनसर्टेनिटी फिलिस को अनईजी बना रही थी। कुछ वक्त बाद वो चुप नहीं रह सकती थी और बोल पड़ी, लेडी एगाथा, उसने कहा। एगाथा घूमी और उससे बस अपने नाम से बुलाने को कहा। एगाथा को याद आया कि कैसे फिलिस ने एक बार कहा था कि ताकिरा के विचेस अपनी एबिलिटीज के लेवल के बेसिस पर अपने स्टेटस को नहीं बांटती, बल्कि एक दूसरे को इक्वल समझकर ट्रीट करती थी। एगाथा को ये और जानना था और उससे बोला कि वो भी उसे वैसे ही ट्रीट करे। एगाथा मुस्कुराई और फिलिस से बोली, अगर ये सच है तो मुझे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। मैं तो विच यूनियन के सिस्टरली बॉन्ड से भी जेलस हूँ। फिलिस ने अपनी सबसे बड़ी कंफ्यूजन को एक्सप्रेस किया और पूछा, आप ताकिरा के विचेस को नेवरविंटर के विचेस के कंपैरिजन में कैसे देखते हो? एगाथा रुक गई और घुमा। शायद उसे फिलिस के सवाल का मतलब समझ आ गया और फिलिस ने जानना चाहा कि एगाथा की लॉयल्टी कहाँ है। एगाथा ने सच्चे दिल से जवाब दिया कि उसकी लॉयल्टी अपने बिलीव्स के लिए है। फिलिस अभी भी कंफ्यूज थी और एगाथा से सुना कि वो चाहती थी कि ताकिरा के और सर्वाइवर्स नेवरविंटर में सेटल हो जाएं और रोलैंड के साथ डीमंस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो। ये बातें सुनकर स्नोई फॉरेस्ट में एक शांति का माहौल छा गया। फिलिस को एक खालीपन का एहसास हुआ, जैसे कि उसने सोचा था कि एगाथा ताकिरा के साथ खड़ी होगी। उसने रिलक्टेंटली ये कहा कि एगाथा फिर भी कंपटीशन में ताकिरा को रिप्रेजेंट करने का डिसीजन ले चुकी थी। एगाथा ने क्लैरिफाई किया कि वो हमेशा ताकिरा की विच रहेगी और ये कभी नहीं बदलेगा। फिलिस अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि एगाथा को क्यों लगता था कि उन्हें एक मॉर्टल किंग के अंडर चलना चाहिए। एगाथा ने फेडरेशन की हिस्ट्री के बारे में बात की और फिलिस से पूछा कि क्या उसे फेडरेशन का असली मकसद याद नहीं है। फिलिस ने फर्मली जवाब दिया, डीमंस को हराना। एगाथा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डिवाइन वॉर के बाद विचेस ने पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट किया और पुराने नोबल्स और किंग्स के प्रिविलेजेस को छीन लिया, लेकिन अब भी वो डीमंस को नहीं हरा पाए। लेकिन रोलैंड ने साबित कर दिया है कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है जो डीमंस को हराने की जरूरत है, तो उसके अंडर क्यों ना सर्व किया जाए। एगाथा ने कहा कि दुनिया के सेक्युलर पावर्स को यूनाइट करने और विचेस और ऑर्डिनरी लोगों के लिए शांति और इक्वालिटी का असली मकसद एक ही इंसान के पास है, रोलैंड विंबलडन। फिलिस थोड़ी देर के लिए रुक गई एगाथा के शब्दों को समझते हुए। फिर उसने पूछा, तो आप कह रहे हो कि नेवरविंटर नया फेडरेशन है? एगाथा ने थोड़ा सही करते हुए कहा, जो भी नाम हो, एसेंस वही है। उनका अल्टीमेट गोल डीमंस को हराना और डिवाइन वॉर जीतना था। जब से एगाथा आइस कॉफिन से जागी थी, उसका एक ही मकसद था, डीमंस को हराना, चाहे वो किसी की भी सर्विस करे। उसने ताकिरा के लिए कंपटीशन जीतने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, जो उसको रोलैंड विंबलडन के अंडर सर्व करने से कन्फ्लिक्टिंग नहीं लगती थी। ये वैसे ही था जैसे 400 साल पहले जब अलग अलग ग्रुप्स की विचेस ने मिलकर फेडरेशन के लिए सर्व किया था। अब बस एक ही फर्क था, उनके लीडर 3 सीट्स नहीं
बल्कि एक मॉर्टल किंग था। फिलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके जज्बात मिक्स थे, ये मानकर कि एगाथा रोलैंड को बहुत इज्जत देती थी, फिर भी थोड़ी जिद्दी। फिलिस ने कहा कि चोजन वन को ढूंढना सब कुछ बदल देगा। एगाथा मुस्कुराई और कहा कि 400 साल हो गए हैं और अब तक उन्होंने ये विच नहीं ढूंढी, या फिर उन्होंने एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चोजन वन ढूंढा था। एगाथा ने फिलिस को भरोसा दिया कि अगर ऐसी कोई विच थी तो वो प्रॉमिस करती थी कि रोलैंड उन्हें रोका नहीं जाएगा, बल्कि वो पूरी तरह से उनकी मदद करेगा और जो कुछ हो सके वो करेगा। एगाथा को लगा कि अगर वो नेवरविंटर चले गए तो और विचेस वहां सेटल होने के लिए तैयार हो सकती हैं और उनके चोजन वन को ढूंढने की चांसेस बढ़ जाएंगी। फिलिस ने अपने आप को समझा लिया, लेकिन थोड़ी रिलक्टेंट थी। उसने चुपके से माना कि एगाथा के शब्दों में कुछ लॉजिक था, लेकिन एक कंडीशन रखी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि रोलैंड सच में डीमंस का सामना कर सकता है या नहीं। फिर उसने एगाथा से पूछा, क्या आपको सच में इस मॉर्टल किंग में इतना भरोसा है? एगाथा मुस्कुराई और कहा कि वो विच यूनियन के बाकी मेंबर्स की तरह रोलैंड पर पूरा भरोसा करती थी। उसने कहा कि फिलिस को रोलैंड का कॉन्फिडेंस समझने में देर नहीं लगेगी। जब वो कल रोलैंड का कैनन एक्सरसाइज देखेगी, बस तभी एक जोर का दहाड़ सुनाई दिया, जो फिलिस का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने आवाज को पहचाना और देखा कि एक जायंट फ्लाइंग क्रीचर उसके ऊपर आ गया, जो एक डिमोनिक बीस्ट को अपने पंजों में पकड़ के ले जा रहा था। फिलिस ने हैरानी से कहा, यह डीमन यहाँ कैसे आ गया? एगाथा ने शांति से बताया कि ये मेजी की इवॉल्व्ड एबिलिटी थी, न कि कोई डीमन। फिलिस शांत हो गई और फिर कहा कि मेजी के लिए डिमोनिक बीस्ट्स को पकड़ना बहुत आसान लगता है। एगाथा ने कहा कि मेजी की एबिलिटी बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन वो और लाइटनिंग को रिगरस कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसका मतलब था कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। मेजी के बड़े से रूप को देखते हुए फिलिस को समझ में आया कि एगाथा क्या कह रही थी। वो दोनों यंग गर्ल्स अपनी एनर्जी को सनसेट तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। उनकी हार्ट टू हार्ट बात के बाद एगाथा और फिलिस ने कंपटीशन को सीरियसली लेना शुरू किया। उस पॉइंट के बाद फिलिस ने डिमोनिक बीस्ट्स को कैप्चर करने का जिम्मा उठाया, जबकि एगाथा उसके साइड में उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रेन करने में मदद करती थी। जैसे जैसे ग्रे स्काई धीरे धीरे डार्क हो रही थी, लीफ ने कंपटीशन के एंड का अनाउंसमेंट किया। टीम्स सिटी वॉल्स के बाहर जमा हुई, जहां वेंडी ने स्कोर्स टैली करने शुरू किए। उसने अपनी नोटबुक निकाली और रिजल्ट्स अनाउंस किए। नेवरविंटर टीम को 7 पॉइंट्स मिले हैं। फिलिस हैरान हो गई, पास के केजेस में लगभग 100 डिमोनिक बीस्ट्स देखकर, और सोच रही थी कि क्या स्लम्बरिंग आउल डियो ने बाकी 80 बीस्ट्स को सच में पकड़ा था। लाइटनिंग ने मेजी को ब्लेम करते हुए कहा कि अगर वो 1 घंटे तक ईगल के नेस्ट को रेड करके एग्स बना रही थी तो उन्हें और बीस्ट्स पकड़ने का मौका मिलता। मेजी अपने पिजन फॉर्म में लाइटनिंग के सिर पर बैठी थी और प्रोटेस्ट करते हुए कू किया। लाइटनिंग को छूकर ये कहने लगी कि ये लाइटनिंग का आइडिया था और उसने सबसे ज्यादा एग्स लिए थे। वेंडी उनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराई और बोली, अब आगे बढ़ते हैं। और फिर कहा कि स्लम्बरिंग आइलैंड टीम ने 15 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। इस जीत का क्रेडिट एशेस को दिया गया। एंड्रिया ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि उसने ही डिमोनिक बीस्ट्स को गिराया था, जबकि एशेस सिर्फ उन्हें लाई थी। ये सुनते ही दोनों लड़ने लग गईं। वेंडी थोड़ी सी थकी हुई ने फिर आखिरी टीम के बारे में अनाउंस किया। तकीरा टीम को 22 पॉइंट्स मिले हैं और उन्हें 1 महीने का केओस ड्रिंक जीतने का इनाम मिला है। एंड्रिया उन्हें नई आंखों से देख रही थी और मेजी एगाथा के कंधे पर हॉप करके उन्हें अपनी भावुक नजरों से देख रही थी। फिलिस उनकी जीत पर हैरान थी और सोच रही थी कि फिर भी इतने सारे डिमोनिक बीस्ट्स कहां से आए। वेंडी ने बताया कि इनमें से ज्यादातर बीस्ट्स को लीफ ने पकड़ा था। लीफ आगे आई थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ और बताया कि उसने हंटिंग एरिया के आसपास कई ट्रैप्स सेट किए थे ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके, चिंता करते हुए कि ज्यादा बीस्ट्स वहां न घुस आए। उसने उन ट्रैप्ड डिमोनिक बीस्ट्स को फॉरेस्ट के किनारे तक खींच कर ले गई, लेकिन ऑब्वियसली वो ये बीस्ट्स छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो उन्हें वापस ले आई और रोलिन के लिए एक्स्ट्रा टारगेट डमीज तैयार किए। इस रेवलेशन पर सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी नजरें उस सीमिंगली हार्मलेस विच पर डाल दी। लीफ, जो थोड़ी शर्मिंदी महसूस कर रही थी, ये सोच रही थी कि शायद उसने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स पकड़ लिए। सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए, ये देखकर कि लीफ ने अकेले ही 3 टीम्स के कंबाइंड टोटल से ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स पकड़ लिए थे। अगले दिन नेवरविंटर ने कैनन्स के एक्सरसाइज की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में एक भी सीट खाली नहीं थी और रिपोर्ट किया गया कि आर्टिलरी बटालियन रेडी है। रोलैंड ने सिर हिलाते हुए एको से कहा कि वो मार्च म्यूजिक शुरू करे। एको ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और तुरंत वो फेमिलियर और रेजोनेंट म्यूजिक पूरी सिटी वॉल में गूंज गई। सोल्जर्स वॉल पर चढ़ने लगे और ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, खासकर उन पेरेंट्स और फैमिलीज का जो ऑडियंस में बैठे थे। जैसे जैसे सोल्जर्स स्लोप पर चढ़ते गए, क्राउड ने तालियों से उनका स्वागत किया। आइलीन, जो फर्लिन के साथ बैठी थी, ने शोक व्यक्त किया
कि मे ये सीन नहीं देख पाई। फर्लिन मुस्कुराते हुए ने याद दिलाया कि मे प्रेग्नेंट थी और ठंडी में वॉल पर खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन आने वाले समय में और भी मौका मिलेगा। आइलीन ने अचानक फर्लिन से पूछा, क्या तुम इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनना चाहोगे? फर्लिन कुछ देर के लिए हैरान हो गया। फिर आइलीन ने मजाक करते हुए उसके तेज धड़कन को महसूस किया। फर्लिन ने सोचा, अगर उसने टीचर बनने के बजाय नाइट रहना कंटिन्यू किया होता तो शायद वो फर्स्ट आर्मी में शामिल होता, किंग का सोर्ड बनकर रोलैंड के लिए लड़ता और किंगडम के टेरिटरी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक एक्सपैंड करता। सोल्जर्स को देखकर उसे एक एक्साइटमेंट महसूस हुई जो काफी समय बाद हुई थी। हो सकता है कभी ना कभी फ्यूचर में वो उनके साथ जुड़ सके। म्यूजिक रुक गया और एक्स जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था ने एक फ्लैग उठाया और टारगेट करने का ऑर्डर दिया। सारे कैनन्स को वॉल के नीचे डिमोनिक बीस्ट्स पर एम किया गया। एक सोल्जर ने अपने टारगेट बीस्ट की बदसूरती पर मजाक किया और वेनर ने उसे सख्ती से कहा कि वो सीरियस हो। दूसरा सोल्जर जो कैनन को लोड करने का रिस्पॉन्सिबल था नर्वस था क्योंकि उस पर काफी नजरें थीं। वेनर ने उसे तेज नजरों से देखा और याद दिलाया कि उन्हें अपने प्रैक्टिस की गई प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। साइट पर जल्दी ही लोडिंग प्रोसेस शुरू हो गई। जल्दी ही वो कैनन्स जो रिटायर होने वाले थे एक साथ गूंज उठे। जैसे ही कैनन फायर की दहाड़ सुनाई देने लगी, स्पेक्टेटर्स के कान में शेल्स ऑलरेडी डिमोनिक बीस्ट्स के पास गिर चुके थे। बड़ी धमाके से वुडन केजेस टूट गई थीं और टुकड़े, स्टीमिंग ब्लड और मांस आसमान में उड़ गए। डिमोनिक बीस्ट्स के आंतों और हाथ पैर हर जगह बिखर गए। पहले राउंड के कैनन फायर के बाद क्राउड ने जंगली तालियों से अपना उत्साह दिखाया। एक्सप्लोजन्स लगातार होते गए, धूल और डेब्री की लहरों में, जो नीचे के शहर को एक फायरी अपोकलिप्स बना रहे थे। फिलिस का चेहरा काफी बदल गया जब उसने ये तबाही देखी। अब उसे समझ आ गया कि एगाथा को इतना भरोसा क्यों था। ऐसी ताकत के साथ मॉर्टल्स भी डीमंस के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये उसके पुराने विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। ये सोच सिर्फ फिलिस की नहीं थी, बल्कि 3 पुराने एल्केमी चीफ्स भी इसी बात में डीपली इंग्रोस थे, जो एक्सप्लोजन्स को देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन सभी का मन एक ही चीज सोच रहा था। ये था केमिस्ट्री का असली एसेंस। उन्होंने एक दूसरे को देखा, अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढ लिया और काइल से एक लेबोरेटरी की मांग करने के लिए इनर सिटी की तरफ दौड़ गए। कोल भी उनमें से था, जो एक्सप्लोजन्स देखकर हैरान हो गया था। एडिथ ने उसे कंफर्ट किया, पूछा क्या अब उसे समझ में आया कि क्यों वो चाहती थी कि वो नेवर विंटर में रहे। काफी देर की चुप के बाद कोल ने गरीब आवाज में जवाब दिया, पूछा क्या ये सिर्फ इस ताकत का प्रदर्शन था? एडिथ ने अपना सिर हिलाकर कहा, कोई भी फ्यूडल नोबल रोलैंड विंबलडन की ताकत के सामने नहीं टिक सकता। ये बात बहुत से लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। कोल अपने नोबल स्टेटस पर विचार कर रहा था, तो एडिथ ने उसे कहा कि अब वो फ्यूडल नोबल्स नहीं रहे, उन्हें एक नए युग के नोबल्स बनना होगा, किंग के नए नियमों में इंटीग्रेट करना होगा। कोल को थोड़ा समझ आया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। फिर भी उसने अपना सिर हिलाकर ये मान लिया कि वो नेवर विंटर में ही रहेगा और अब वो अपने नॉर्थ के टेरिटरी में वापस जाने का इरादा नहीं रखेगा। एडिथ ने संतोष से अपने आंसू प्यार से पोंछे और दूरी में देखते हुए कोल से एक सोचने वाली बात पूछी, क्या तुम नहीं समझते कि नए नियमों और ताकत को समझना और उसे एक्सप्लोर करना पुरानी जमीन को संभालने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है? कोल ने अपनी बहन के गालों पर लाली देखी और उसकी बेचैनी और उत्साह को महसूस किया। उसने देखा कि एडिथ के बाल शहर की दीवारों पर लहराते हुए किस तरह से गए। एडिथ के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो कोल ने पहले कभी नहीं देखा था। एक्सरसाइज के बाद फिलिस एगाथा के साथ रोलैंड के ऑफिस गई। उसका व्यवहार पहले से काफी अलग था। अब उसने फॉर्मल लैंग्वेज में बात की, जो पहले वो इस्तेमाल नहीं करती थी। रोलैंड ने यह बदलाव महसूस किया और कहा, ऐसे फॉर्मल मत हो। फिलिस ने रोलैंड से कुछ सवाल पूछने का इरादा किया था, जो उसने कैनन एक्सरसाइज के बाद सोच रखे थे। उसका पहला सवाल यह था कि क्या इन हथियारों को मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसने कहा कि अगर चोजन वन नहीं मिलता और अगर ये हथियार मास प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते तो फिर भी उन्हें डीमंस के खिलाफ कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। रोलैंड को खुशी हुई कि फिलिस सवाल कर रही थी। जवाब देने से पहले उसने बताया कि फोर्ट्रेस कैनन्स सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स नहीं है। यदि थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये वर्सेटाइल वेपन्स बन सकते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आ सकते हैं, बिल्कुल टैंक्स की तरह। जैसे जैसे रोलैंड ने इस बात को समझाया, फिलिस को रोलैंड के शब्दों को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उससे उनके शब्दों की महत्वता का एहसास हो रहा था। और ये जो टैंक्स थे वो भी बहुत ताकतवर होंगे। जब उसने जाना कि ऐसी जंग की मशीन रास्ते पर आजादी से चल सकती है और इतने भारी हथियारों को अपने साथ ले जा सकती है, तो उसने पहले तो डिमोनिक बीस्ट्स के कंधे पर कैनन का सोचा। उससे ज्यादा जांचने से पहले रोलैंड ने मास प्रोडक्शन पर उसकी चिंता का जवाब दिया
और पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो 1 साल के अंदर पूरे बॉर्डर सिटी वॉल को ज्यादा ताकतवर कैनन से भर सकते हैं। ये सुनकर फिलिस अंदर से हैरान हो गई, क्योंकि ट्रेब्यूशेट्स और बलिस्टिक को ऐसे नंबर्स में कम समय में प्रोड्यूस करना भी मुश्किल होता। फिलिस ने अपना दूसरा सवाल किया। उसने देखा कि कैनन एक्सरसाइज के दौरान जो आखिरी एक्सप्लोजन हुआ वो फोर्ट्रेस कैनन के वजह से नहीं था, तो वो क्या था? रोलैंड मुस्कुराया और कहा कि करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चीज एक्सप्लोजन का कारण बनी थी वो उनके वेपन्स का सबसे नीचे का ग्रेड था। ये सुनकर फिलिस को थोड़ी ठंड लगी, सोचती हुई कि क्या रोलैंड के पास और भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। रोलैंड ने चाय पीकर फिलिस से कहा कि वो उस आखिरी एक्सप्लोजन को डिस्क्राइब करे। फिलिस ने कुछ देर सोचकर कहा कि वो एक नया जन्मा हुआ बेटा जैसा था। रोलैंड ने कहा कि एक्सप्लोजन्स अनंत हैं और कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें असली सूरज कहा जा सकता है। जैसे ही रोलैंड ने अपनी बातें जारी रखी, उसने ये भी कहा कि उसने 2 एपिक टास्क्स पूरे किए हैं, तभी ये काम किया है। फिर उसने कहा कि पहले वो रेडिएंट एमिशन अचीव करेंगे और सूरज से दूरी जानेंगे। एगाथा ने इसे बीच में ही इंटरप्ट किया। नाइटिंगेल भी आई और रोलैंड को ये सलाह दी कि अभी सपने देखने का वक्त नहीं है। रोलैंड, जो टॉपिक पे वापस आया, समझ गया कि फिलिस को इन टर्म्स का कोई मतलब समझ नहीं आता। उसने उस मॉर्टल किंग को मिला जुला एहसास के साथ देखा, फिर अपना रिंग उतार दिया। फिलिस ने रोलैंड को बताया कि जब वो मल्टी कलर्ड मैजिक स्टोन को क्रश करेगी तब तक सर्वाइवर्स उसकी लोकेशन को महसूस करेंगे और कहीं से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। रोलैंड ने एगाथा से कहा कि फिलिस को कासल हॉल ले जाकर जरूरी अरेंजमेंट्स करें। ऑफिस से निकलने के बाद सभी ने गहरी सांस ली। टिली ने ऑफिस डोर पर दस्तक दी और अंदर आई। रोलैंड ने उससे केओस ड्रिंक की एक ग्लास दी और दोनों ने पहले की वेजर पर बात की। टिली, लगता है जैसे रोलैंड के मन में क्या चल रहा था उसे समझ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बेट तो सबसे अच्छा ड्रॉ थी, और रोलैंड से पूछा अगर वो लीफ को कंपटीशन में शामिल करने दे तो फिर उसका कोई चांस नहीं बचा था। रोलैंड मुस्कुराया और कहा, हाँ ये ड्रॉ है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि टिली यहाँ रुकेगी। ये सुनकर टिली थोड़ी हैरान हो गई। रोलैंड ने अपने प्लान को आगे बढ़ाया और कहा कि वो केओस ड्रिंक के रेवेन्यू का 30% एक फंड में एलोकेट करेंगे, जिसमें उन लोगों को रिवॉर्ड दिया जाएगा जिन्होंने नेवरविंटर की तरक्की में योगदान दिया है, चाहे वो विचेस हों या आम लोग। जब ये बात शुरू हुई, टिली ने जल्दी अपना ध्यान वापस लगाया और थोड़ा टीज करते हुए पूछा, पहले 50% शेयर के बारे में क्या हुआ? रोलैंड ने समझाया कि 30% भी काफी बड़ा अमाउंट है, जो एक पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। बाकी पैसे नेवरविंटर के विकास के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसमें विचेस के लिए हाउसिंग, फैसिलिटीज और सैलरीज शामिल हैं। मूल रूप से पैसा उन जगहों पर खर्च किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। टिली को यह भी बोला गया था कि अगर जरूरत हो तो वो सीधे फंड निकाल सकती हैं। पूरा सोना भी इस्तेमाल करना पड़े? टिली ने पूछा। रोलैंड ने कैजुअल तौर पर जवाब दिया कि गोडाउन में सोना जमा करके रखना बस जगह का वेस्ट है। टिली थोड़ी देर के लिए सोची और फिर मुस्कुराते हुए रोलैंड के प्रपोजल को मान लिया। कहा कि अगर उसके बड़े भाई ने यह कहा तो वो मना नहीं कर सकती। उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी रिलक्टेंट थी, लेकिन आंखों में खुशी की चमक थी। आखिरकार रोलैंड ने अपने प्लान को समझाया कि इस सर्दी में वो ग्रे कासल के अंडर सदर्न टेरिटरी को लाना चाहते हैं, क्योंकि वहां के कस्टम्स और पावर सक्सेशन सिस्टम बाकी 4 राज्यों से काफी अलग हैं। रोलैंड को पूरा टेक ओवर करने के लिए टिली की मदद की जरूरत थी। उसने सैंड पीपल के सेक्रेड ड्यूअल सेरेमोनीज के बारे में भी बताया। टिली ने समझ लिया कि रोलैंड लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं और वो इस प्लान को फीजिबल समझ गई। लेकिन टिली को यह क्यूरियस था कि रोलैंड ने सडनली डेजर्ट के एरिया में इतनी रुचि क्यों दिखाई, एक ऐसा शहर जो ग्रे कासल के फाउंडेशन के बाद से इग्नोर किया गया था। रोलैंड ने बताया कि डेजर्ट उतना बैरन नहीं है जितना लगता है और इसमें छुपी हुई खजाने हैं। उसने मैप पर पॉइंट्स दिखाते हुए हमेशा जलते हुए ग्राउंड फायर्स और सॉल्ट क्रिस्टल्स जो जमीन को सफेद करते हैं को हिडन ट्रेजर के साइंस के रूप में बताया। उसका मानना था कि ये सब नेवरविंटर के आगे के डेवलपमेंट में मददगार साबित हो सकता है। टिली ने और ज्यादा नहीं पूछा, बस एशेस को इस बारे में बताने का वादा किया और ऑफिस से चली गई। जब टिली ऑफिस से निकल रही थी, उसने एको को रोलैंड के ऑफिस में आते देखा। एको के पहले शब्दों ने रोलैंड को शॉक में डाल दिया। एको थोड़ा सरप्राइज हुई थी, फिर अपने होंठ काटकर उदास दिखी और कहा, आपको मेरी अब जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी। रोलैंड ने महसूस किया कि उसके पीछे नाइटिंगेल का ठंडा हाथ उसके कंधे पर था। उसने समझाया कि एको ने गलत समझा और उसने अभी एको को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था। रोलैंड ने फिर अपना प्लान एक्सप्लेन किया और कहा कि वो चाहते हैं कि एको सदर्न टेरिटरी वापस जाए और वहां रूलिंग में मदद करे। एको के स्टेटस को देखते हुए वो एक ही व्यक्ति थी जो सेक्रेड ड्यूअल को प्रपोज कर सकती थी। रोलैंड चाहते थे कि एको नेवरविंटर की तरफ से सदर्न टेरिटरी में जाए, ड्यूअल जीते
और वहां के बड़े चीफ बनकर पूरा डेजर्ट एक साथ लाए। एको ने रोलैंड का एक्सप्लेनेशन सुनकर रिलैक्स्ड महसूस किया, लेकिन उसने डाउट जताया कि क्या सेक्रेट ड्यूअल के जरिए सभी सैंड पीपल को एक साथ लाना मुमकिन है। रोलैंड मुस्कुराते हुए उसकी चिंता को समझ गए और कहा कि उनके पास और भी तरीके हैं। एको विजिबली शॉक्ड थी। उसकी आंखों में इमोशंस का मिक्स था, जैसे वो सोच रही हो कि प्लान काम करेगा या नहीं। रोलैंड ने कॉन्फिडेंटली उससे बोला, ये जरूर काम करेगा। उसके बाद एको ने एक घुटने पर झुककर अपना सिर नीचे किया, एक सॉलम जेस्चर में। फिर बोला, 3 देवताओं की कसम, सैंड पीपल कभी भी तुम्हारी मेहरबानी नहीं भूलेंगे। रोलैंड ने तुरंत खड़ा होकर एको की मदद की, उसे उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे ये काम देने का विश्वास दिया। इसके बाद सदर्न टेरिटरी को काबू करने के प्रेपरेशंस कंप्लीट हो गए थे। वहीं लैब्रिंथ के नीचे एक क्रीचर जो बहुत सारे टेंटिकल्स के साथ था, ऊपर की तरफ खुदाई कर रहा था, जबकि ऊपर का इलाका डिमोनिक बीस्ट से भरा हुआ था। एक बहुत बड़ा डीमन केव में मारा गया था और डिमोनिक बीस्ट्स के मिक्स्ड ब्रीड्स ने उसे तोड़ दिया था। किसी और जगह एक जाइगैंटिक बीस्ट लगातार होल्स बना रहा था और उसकी पीठ पर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट्स चढ़कर जा रहे थे। उसी वक्त कई फ्लाइंग डिमोनिक बीस्ट्स आसमान में घूम रहे थे। एक टेंटिकल्ड क्रीचर ने ऊपर के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। दूसरे क्रीचर ने जवाब दिया कि जो सबसे करीबी डिमोनिक बीस्ट था वो 3rd लेयर तक पहुंच गया था और लैब्रिंथ के नीचे कुछ एनोमलीज थीं, जैसे कुछ जले हुए कॉप्सेस। पाशा ने सेलिन से पूछा कि इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। सेलिन थोड़ी परेशान थी। उसने अनसर्टेनिटी दिखाई, लेकिन कहा कि वो अपना बेस्ट दे रही थी और बोला, एलेनोर को कोर कैलकुलेट करने में ज्यादा वक्त चाहिए था। एक पास वाले गॉड्स पनिशमेंट वॉरियर ने सबको तसल्ली दी और कहा कि वो डिमोनिक बीस्ट को हैंडल करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि डिवाइन आर्टिफैक्ट को जल्दी नहीं लेना चाहिए था और कहते थे कि अगर चर्च को थोड़ा और वक्त मिलता तो वो बेहतर होता, लेकिन जायंट टेंटिकल क्रीचर ने डिसएग्री किया और कहा कि मॉर्टल्स हर्मिस को नहीं रोक सकते। दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हो रहा था जब तक पाशा की कमांडिंग आवाज ने सबको चुप करवा दिया। पाशा ने सबको याद दिलाया कि यह टाइम कॉरल करने का नहीं है। आर्टिफैक्ट को रिक्लेम करने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ये भी कहा कि डिबेट का टाइम डिसीजन लेने से पहले था और अब उन्हें अपने डिसीजंस का रिग्रेट नहीं करना चाहिए। सडनली लैब्रिंथ में हिलेगी जैसे कुछ बहुत भारी चीज ऊपर से नीचे गिर गई हो और वो बिल्कुल तुरंत उनके सामने आ गई। एक ब्लू क्रीचर नीचे गिरा, फिर से फैल गया और मिक्स्ड ब्रीड डिमोनिक बीस्ट्स ने उसका पेट तोड़ दिया और सेलिन के पास आकर हमला कर दिया। पाशा डर से चीखी। सेलिन, जो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ लटकी हुई थी, अब सराउंडेड थी दूसरे डिमोनिक बीस्ट से और अपने टेंटिकल्स से उनसे लड़ रही थी, लेकिन वो जल्दी से काट ली गई। उसने चीख मारी जब और बीस्ट्स उससे लटक गई। दूसरे विचेस और गॉड पनिशमेंट वॉरियर्स की बॉडीज उसकी मदद करने आई। पाशा चिंतित होकर देख रही थी क्योंकि सेलिन, जो कि मैजिक कोर के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी, उसे यहाँ खोया नहीं जा सकता था। जैसे ही और विचेस आई और डिमोनिक बीस्ट्स को मार गिराया, केओस थोड़ा शांत हुआ। पाशा ने थोड़ी देर बाद थोड़ी चोट खाई हुई सेलिन के पास जाकर पूछा कि कैसे है। सेलिन दर्द में थी, लेकिन उसने कह दिया कि वो ज्यादा जख्मी नहीं हुई है, बस उसे तुरंत होल्स को ठीक करना है। अपनी आंसुओं के साथ सेलिन ने अपने टूटी हुई टेंटिकल्स को पकड़ा और कहा कि ये बहुत दर्दनाक है। सबने आह भरकर थोड़ा रिलैक्स किया जब देखा कि वो ठीक है। एक विच ने गॉड पनिशमेंट वॉरियर की बॉडी में जोक मारते हुए कहा कि सेलिन को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि अभी भी वो दर्द महसूस कर सकती थी, जबकि ये सब लोग अब अपने सेंसेशंस खो चुके थे। दूसरी विच ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि फिलिस को ये सुनकर जेलस होना चाहिए क्योंकि वो ऐसे सेंसेशंस अब सिर्फ मेंटली एक्सपीरियंस कर सकती थी। पाशा ने इंटरवीन करते हुए उन्हें याद दिलाया कि ऐसे जोक्स मत बनाओ क्योंकि फिलिस मॉर्टल्स के लिए तकीरा के लिए काम कर रही थी। ग्रुप ने सिर हिलाया, सोच रहे थे कि चोजन वन प्रोजेक्ट कैसे प्रोग्रेस कर रहा होगा। एक ने कहा कि उन्हें और 2-3 साल रुकना पड़ेगा। दूसरा एक पेसिमिस्ट था जो मुम्मल कहता है कि वो रेड मून तक सब कुछ सहन करेंगे, फिर साथ में अपना अंत हो जाएगा। इस पर तुरंत एक रिव्यूक आई कि ये किसने पेसिमिज्म दिखाया। ये बातें सुनकर सब हंसी पड़ गए। पाशा ने सबको साथ रहने और कॉशियस रहने को कहा और वार्न किया कि कोई भी नया डिमोनिक बीस्ट कभी भी सीलिंग के खुलने से आ सकता है और वो सबको हर डायरेक्शन से घेर सकते हैं। सबने डिसाइड किया कि वो एक ही फ्लोर पर इकट्ठा होंगे, हर एक एंट्रेंस की ड्यूटी देखते हुए, और सेलिन के इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने का इंतजार करेंगे। जल्दी ही नए डिमोनिक बीस्ट्स की लहर दिखाई देने लगी और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। उस क्रिटिकल मोमेंट पर सेलिन की एक्साइटेड आवाज सबके कानों में गूंज उठी, जैसे वो खुशी से बोल रही हो कि कोर कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है, इंस्ट्रूमेंट तैयार है। एक टेंटिकल्ड क्रीचर ने पाशा से कहा कि वो डिवाइस को एक्टिवेट करे, जबकि वो जगह को डिफेंड करने में मदद करेगी। पाशा ने जल्दी से इंस्ट्रूमेंट पर चढ़ाई की, अपने टेंटिकल से उसके टॉप को टच किया और अपने शरीर को उसके आसपास लपेट लिया, अपनी मैजिकल पावर रिलीज करते हुए। तुरंत मैजिक उसमें दौड़ गई और इंस्ट्रूमेंट का फ्रेमवर्क एक ब्राइट गोल्ड लाइट से चमकने लगा। पेल ब्लू वेव ऑफ लाइट कोर से निकलकर तेजी से फैल गई
पूरे हॉल को कुछ ही पलों में पानी के सरफेस पर रिपल्स की तरह लपेट लिया। करीब के सब डिमोनिक बीस्ट्स रुक गए और धीरे धीरे जमीन पर गिर गए। पाशा ने क्रॉल करके दूसरों की चोटों की जांच की। एक उनमें से जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर काला और नीला खून से भरा हुआ था और एक हाथ भी नहीं था। वो भरी चोटों से जूझ रही थी, लेकिन मजाक करते हुए बोला कि उसे नया शरीर चाहिए और सोच रही थी कि आगे कौन सा शरीर ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग मिलेगा। पाशा ने खुशी से सोचा कि वो ठीक है और बाकी को देखने के लिए घूम गई। सबको अलग अलग डिग्रीज की चोटें लगी थी, लेकिन कोई भी फेटल नहीं थी। उनकी 400 साल की लंबी जिंदगी में कभी उनके नंबर्स नहीं बढ़े और गहरी दोस्ती बन गई थी। पाशा ने सबको रियश्योर किया कि जब तक वो सब साथ हैं, यही सबसे जरूरी बात है। उसने अपने टेंटिकल को विच के माथे पर रखा। जब वो उसका सिर प्यार से थाम रही थी, तभी एक और टेंटिकल क्रीचर स्काउटिंग से वापस आई और कहा कि अभी कोई बड़े अटैक्स नहीं हैं। लैबिरिंथ के अंदर के ज्यादातर डिमोनिक बीस्ट्स मर चुके हैं। फिर सेलिना ने बुरा न्यूज दिया। कहा कि इंस्ट्रूमेंट के 2 पार्ट्स टूट गए हैं और उन्हें 1 हफ्ते तक उसकी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। पाशा ने कहा कि इतना पावरफुल एक्टिवेशन भी इंस्ट्रूमेंट को तोड़ रहा है और सोचा कि अगर चोजन वन ने इसे यूज किया तो क्या होगा। सेलिन ने जवाब दिया कि उनके मटेरियल्स बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे और वो इस डिवाइन क्रिएशन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। एक ने थोड़ा सैड होकर कहा कि फेडरेशन में सब कुछ आसान होता, वहां वो फ्रीली गोल्ड, सिल्वर और जेम्स यूज कर सकते थे। तभी इंस्ट्रूमेंट ने ग्लो करना शुरू किया और इसका मतलब था कि फिलिस ने एक अर्जेंट मैसेज भेजा था। पाशा ने किसी से फिलिस की लोकेशन कंफर्म करने को कहा और पता चला कि वो ग्रे कासल के बॉर्डर्स के अंदर हो सकती है। ये सुनकर पाशा को समझ आ गया कि फिलिस अपने रिक्वायर्ड जगह पर पहुंच चुकी थी। पाशा ने फिर सोचा कि क्या वजह थी जिससे फिलिस को मैजिक स्टोन तोड़ना पड़ा। क्या ये एक्सीडेंटल एक्सपोजर था या नए जनरेशन के विचेस ने उसे दुश्मन समझ लिया। कोई भी हो, ये जरूर अच्छी खबर नहीं थी। जब उनसे अगले स्टेप्स के बारे में पूछा गया, पाशा ने कुछ देर सोचा और फिर उन्हें अगले दिन इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करने के लिए बोला। वो जानती थी कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन चाहे कुछ हो, वो फिलिस को अकेला नहीं छोड़ेगी। नेवर विंटर वापस वेंडी ने प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पर रखा और 4 नए विचेस को विच यूनियन में वेलकम किया। वेंडी को सरप्राइज और खुशी हुई जब उसने जाना कि एनी ने अपनी इनिशिएटिव से यूनियन ज्वाइन कर लिया। एमी ने पूछा अगर उन्हें अपनी एबिलिटीज टेस्ट करनी चाहिए पहले। वेंडी मुस्कुराते हुए बोली कि कोई जल्दी नहीं है। टेस्ट यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद किए जाते हैं। वेंडी ने विचेस को इकट्ठा किया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को डिस्कस कर सकें और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकें। जैसे ही वो डिस्कस कर रहे थे, वेंडी ने विचेस को एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते देखा और उसका मन अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दिन की यादों में चला गया। एमी को यह सुनकर सरप्राइज हुआ कि उन्हें हर महीने 1 गोल्ड सैलरी मिलेगी। हेरा एक्साइटेड थी कि वो कई चीजें खरीद सकेगी और ब्रोकन सोर्ड को यह देखकर हैरानी हुई कि उन्हें पेड टाइम ऑफ भी मिलता है। वो ये प्रिविलेजेस इजीली बिलीव नहीं कर पा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि विचेस को यह हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तब टर्मिनेट कर सकती हैं जब किंग उनकी सेफ्टी और खाना देने की गारंटी नहीं दे सकता। एनी ने हैरानी से पूछा कि ये तो बिट्रेयल नहीं होगा। वेंडी ने उनके सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए दिया और अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखने की अपनी पुरानी फीलिंग्स को याद किया। बाकी सब बातें छुपा कर रखते हुए वेंडी ने सबको ये एश्योरेंस दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बिल्कुल असली हैं। जब सबके सवालों का जवाब मिल गया तो चारों विचेस ने अपने नाम साइन किए। एनी ने 4 साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स वेंडी को दिए और वेंडी ने खुशी से अनाउंस किया कि अब वो सच में सिस्टर्स बन गई हैं और उन्हें विच यूनियन में वेलकम किया। अब विच यूनियन को 4 नए मेंबर्स मिल गए थे। अब उनकी एबिलिटीज को टेस्ट करने का वक्त था। एनी पहले टेस्ट की गई। उसकी एबिलिटी थी हीट जनरेट करना, जो काफी सिंपल थी। जब वो किसी चीज को अपने हाथ से छूती थी, वो चीज गर्म हो जाती थी। वेंडी ने उसकी एबिलिटी को मेटल के ब्लॉक पर टेस्ट किया, जो एनी के कंटिन्यूअस हीटिंग से सिजल करने लगा और मेल्ट होने लगा। वेंडी ने एक्साइटमेंट से ताली बजाई और उसे प्रेज किया। कहने लगी कि ये एक फैंटास्टिक एबिलिटी है और कंफर्म किया कि इंडस्ट्रियल मशीनिंग फैक्ट्री एनी को वार्मली वेलकम करेगी। टेस्ट के दौरान एनी को लग रहा था कि उसकी एबिलिटी उतनी यूजफुल नहीं है और उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वेंडी के सिंसियर एक्सप्रेशन ने उसे ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसकी पावर यूजफुल है अगर उसे चीज पर अपने हाथ रखने पड़ते हैं। वेंडी ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि एनी की एबिलिटी काफी जगह काम आ सकती है और उसने ये प्रिडिक्ट किया कि एनी जल्दी ही विच यूनियन में एक बहुत बिजी विच बन जाएगी। नेक्स्ट एमी का टर्न था, जिसकी एबिलिटी सेल्फ हील थी, जो पहले मेंशन की गई थी। वेंडी ने इसे टेस्ट करने की सोची नहीं, क्योंकि इसमें एमी को चोट लगानी पड़ती, जो वेंडी को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। हीरो की एबिलिटी इलनेसेस और डिजीजेस को ट्रांसफर करने की थी और इस वक्त टेस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन वेंडी को लगा कि केयर सेंटर हीरो के लिए परफेक्ट जगह हो सकता है। शायद हीरो और लिली एक दूसरे की मदद अच्छे से कर सके। आखिरी में ब्रोकन सोर्ड का टर्न था। वेंडी ने देखा कि ब्रोकन सोर्ड क्लियरली नर्वस थी और कुछ गहरी सांस लेकर अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करने लगी। जैसे ही उसने अपनी मैजिक चैनल की, चमकती हुई रोशनी उसके शरीर से निकलकर छड़ी में बदल गई
और जब रोशनी धीरे धीरे छुपी तो ब्रोकन सोर्ड गायब हो गई। सिर्फ एक तेज तलवार जमीन पर दफन थी। वेंडी को कुछ देर लगा यह समझने में कि यह ब्रोकन सोर्ड की एबिलिटी थी। एनी ने समझाया कि ब्रोकन सोर्ड इस रूप में अपने आसपास कुछ नहीं सुन सकती थी, क्योंकि जब वो अपने वेपन फॉर्म में होती थी तब वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। सिर्फ जब कोई उसे अपने हाथ में पकड़ता तब वो उस व्यक्ति के सेंसेस के जरिए दुनिया को महसूस कर सकती थी। वेंडी ने फिर तलवार उठाई और तुरंत एक मैजिकल एनर्जी का सर्ज महसूस किया, जैसे किसी और की कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में मर्ज हो गई हो, और ऑलमोस्ट ऐसा लगा जैसे तलवार उसके शरीर का एक एक्सटेंशन बन गई हो। ब्रोकन सोर्ड ने समझाया कि जब वेंडी ने उसे उठाया तो उसका पूरा पावर वेंडी को ट्रांसफर हो गया और ये वेंडी की पावर में भी जुड़ गया। ब्रोकन सोर्ड ने थोड़ा रिग्रेट करते हुए बताया कि जब वो छोटी थी तब वो बहुत कमजोर थी और उसकी ताकत लिमिटेड थी, इसलिए वो इतनी मदद नहीं दे सकती थी। चाहे वेंडी के साथ मिलकर भी वेंडी को ब्रोकन सोर्ड की एबिलिटी काफी इंटरेस्टिंग लगी और उसने पूछा कि वो अपने वेपन फॉर्म को कितनी देर तक बना रख सकती है। ब्रोकन सोर्ड ने कहा कि वो इसे अनंत समय तक बना रख सकती थी, बस फ्रीक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं चाहिए थी। वेंडी को तुरंत मेजी याद आ गई, जिससे भी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी कंज्यूम करती थी, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता। मेसी, क्या तुम उस बड़े पिजन की बात कर रही हो? वेंडी को यह सवाल अपने दिमाग में सुना। वो थोड़ी हैरान हुई और फिर समझ गई कि ब्रोकन सोर्ड भी उसके थॉट्स सुन सकती थी। ये उसे थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि कुछ थॉट्स पर्सनल होते हैं और वो नहीं चाहती थी कि कोई और उन्हें जान ले। जब वेंडी की मूड फ्लक्चुएशन को महसूस किया, ब्रोकन सॉर्ड को भी उसके सामने कुछ प्रेशर का एहसास हुआ, जैसे कोई चीज उसके आसपास बॉन्ड हो गई हो। फिर ब्रोकन सॉर्ड ने इनोसेंट तरीके से क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि वेंडी के बोइंग बोइंग के आसपास क्या घूम रहा है। वेंडी थोड़ी शॉक्ड और एम्बैरेस्ड हुई। उसने अपने आप को हग किया और गलती से ब्रोकन सॉर्ड को गिरा दिया। वेंडी ने अपने आप को संभाला और फिर एनी से पूछा कि क्या ब्रोकन सॉर्ड किसी और से भी कनेक्ट हो सकती है। एनी ने क्लैरिफिकेशन दी कि थियोरेटिकली कोई भी इंसान ब्रोकन सॉर्ड की पावर को रिसीव कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी वेपन ही रहेगी जब कोई ऑर्डिनरी इंसान उसे होल्ड करेगा। सिर्फ एक विच के हाथ में आने पर ब्रोकन सॉर्ड अपनी असली पावर दिखाएगी। एनी ने वेंडी को ये रिएश्योरेंस दी कि जब उनका माइंड कनेक्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकन सॉर्ड वेंडी के थॉट्स को पढ़ सकती है। जब तक वेंडी किसी स्पेसिफिक थॉट पर फोकस न करे, ब्रोकन सॉर्ड उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती। थोड़ा काम होने के बाद वेंडी ने ब्रोकन सॉर्ड को फिर से उठाया और एक एंथुजियास्टिक आवाज तुरंत वेंडी के दिमाग में सुनाई देने लगी। ब्रोकन सॉर्ड ने सबसे पहले अपोलोजाइज किया और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। वो थोड़ी उदास थी, लेकिन वादा किया कि ऐसे सवाल दोबारा नहीं करेगी। वेंडी ने उसे रिएश्योर किया कि कोई बात नहीं और पूछा कि जब वो जमीन पर थी तो उसने क्या देखा। ब्रोकन सॉर्ड ने एक अंधेरे का एहसास बताया, जिसमें ना कोई आवाज थी ना कोई स्पर्श। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ नहीं के बीच में तैर रहा हो। वेंडी को समझ आया कि ब्रोकन सॉर्ड के लिए ये कितना अनसेटलिंग होगा जब वो उससे गलती से गिर गई थी, और उसने तुरंत अपोलोजाइज किया। वादा किया कि वो कभी भी उसे केयरलेस तरीके से नहीं गिराएगी। ब्रोकन सॉर्ड के एबिलिटी के बारे में और जानने वेंडी ने ये जाना कि वेपन फॉर्म में होने के बावजूद ब्रोकन सॉर्ड को छोटे छोटे छोटों का सामना करना पड़ता था, लेकिन विचेस अपनी मैजिकल एनर्जी से उसकी ड्यूरेबिलिटी, शार्पनेस और रेंज को एनहांस कर सकती थी। वेंडी ने अपनी मैजिक को ब्रोकन सॉर्ड में डाला और तलवार को स्विंग किया, जिससे एक तेज एयर स्ट्रीम जनरेट हुई जो एक ब्रांच को 2 टुकड़ों में काट गई। ब्रोकन सॉर्ड थोड़ा सरप्राइज्ड हुई जब उसने जाना कि वेंडी की एबिलिटी विंड है और वो एक कॉम्बैट विच है। उसने कहा कि एनी के साथ वेंडी जो अभी किया वो पॉसिबल नहीं होता। वेंडी ने अचानक एना के बारे में सोचा। उसने सोचा अगर एना अपनी मैजिक ब्रोकन सॉर्ड में डालती और फिर फुल फोर्स से स्ट्राइक करती तो कितना पावरफुल होता। सोचती हुई वेंडी ने डिसाइड किया कि ये रोलैंड को छोड़ देगी ताकि वो ब्रोकन सॉर्ड की एबिलिटीज टेस्ट करते रहे। रोलैंड के ऑफिस में एगाथा अंदर आई। वो ये बताने आई थी कि तकीरा विचेस ने जवाब दिया था अंडरग्राउंड लैबिरिंथ मेज में। सेलिने ने अनाउंस किया कि सब कुछ तैयार है। गॉड्स पनिशमेंट आर्मी, जो सब विचेस से बनी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फ्रंट में इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल नीचे 3 टेंटेकल क्रीचर्स खड़े थे। उनके पीछे सारी विचेस बहुत टेंस और सीरियस नजर आ रही थी। एक लाइन में खड़ी थी। उन्होंने अपने शरीरों पर खून नहीं साफ किया था, हाथ में शील्ड्स और सोर्ड्स पकड़े थे। उन्होंने जानबूझकर डिमोनिक बीस्ट्स के कॉर्प्सेस दोनों तरफ पाइल कर दिए थे, जो एक डर और हेलिश सीन क्रिएट कर रहे थे। पाशा ने सोचा कि अगर दूसरे तरफ के मॉर्टल्स ने यह देखा तो वो जरूर डर जाएंगे। ये पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो में अगर फिलिस को दुश्मन ने पकड़ लिया था तो ये जरूरी था कि एक डरनाक सीन बनाया जाए ताकि जो लोग फिलिस को नुकसान पहुंचाना चाहें उन्हें रोका जा सके। उन्हें दिखाना था कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं। पाशा ने इंस्ट्रूमेंट को देखा और उसे एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। उन्हें फिलिस की सिचुएशन पता करनी थी। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट चलना शुरू होता है, एक बड़ा स्क्रीन उनके सामने आ गया, जिसमें फिलिस मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी। लग रहा था कि वो किसी कॉन्वर्सेशन में थी। वो किसी अंधेरे डंजन में बंदी नहीं थी।
बल्कि एक अच्छी रोशनी से भरे हॉल में थी। स्क्रीन देखते ही फिलिस ने हैरानी भरी एक्सप्रेशन दिखाई और पूछा कि उनका क्या हुआ था। पाशा और बाकी सब कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोल पाए। समझ गए कि फिलिस की सिचुएशन उन्होंने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग थी। कुछ सेकंड्स के बाद सब ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। पाशा ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने अभी एक बड़े बैटल को लड़ा था, लेकिन सब सेफ हैं, बस कॉर्प्सेस को सफाई करने का वक्त नहीं मिला। ये सुन के फिलिस को थोड़ा डाउट हुआ और उसने कुछ शक भी दिखाया। फिर भी पाशा ने अपनी टेंटिकल्स गॉड्स पनिशमेंट विचेस के पास भेजी और उन्हें जल्दी से डिमोनिक बीस्ट कॉर्प्सेस को साफ करने और मेज से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। बदबू के बारे में कंप्लेन करते हुए विचेस अब सीरियस नहीं थी और कॉर्प्सेस के शेयर नंबर और उनके गंदे चिपचिपे स्टफ को छूने में रिलक्टेंट थी। किसी ने विस्पर किया कि उन्होंने पूरा दिन लगाकर सब बॉडीज इकट्ठा की थी और सीन सेट किया था। पाशा ने खांसी की और उन्हें रोक दिया। स्टर्नली बोला कि कंप्लेंट्स बंद करो और बॉडीज को मूव करना शुरू करो। आगाथा, जो पाशा के पास खड़ी थी, थोड़ी मुस्कुराई और समझ गई थी कि वो फिलिस की सेफ्टी को लेकर फिक्र कर रहे थे और दूसरे साइड को इंटिमिडेट करने के लिए ये सीन सेट किया गया था। पाशा ने ब्लू हेड और बहुत फेमिलियर लड़की को देखा। वे तुरंत पाशा ने अगाथा का नाम जोर से बुला दिया। आज के एपिसोड बस इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।